सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लास 11 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में हम गॉस लॉ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो यह इस सारे के जवाब हम वहां दे चुके हैं। तो प्लीज वो वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। सो ये गॉस लॉ समझाने से पहले फिर भी मैं एक बार मेरा कर्तव्य समझते हुए एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। चलिए मान लेते कि मेरे पास कोई एक ऐसा एरिया था, ठीक है। तो इस सरफेस एरिया के अलोंग जो हमारा एरिया वेक्टर था, तो इस सरफेस के अलोंग जो एरिया वेक्टर था, तो इसको परपेंडिकुलर निकाल लेते थे हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहां हमने क्या किया, इसका एरिया वेक्टर निकाला। मैं यहां इस एरिया वेक्टर को ds बोलूंगा, ठीक है, छोटा सा एरिया वेक्टर ds। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से थी। इस डायरेक्शन में हमने मान के चला कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मेरा एंगल थीटा है, ओके। तब वहां हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू वो आ रहा था मेरे पास कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E डॉट ds वेक्टर। और इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, या इसको ds वेक्टर आप या s वेक्टर भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हटा के इसका मैग्नीट्यूड लेके E ds cos थीटा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम वहां प्रूफ कर चुके। तो आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग भी यही से आप हो सकती है, ऐसा समझ सकते हो। सो इस गॉस लॉ में होता क्या है, इस गॉस लॉ में भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इस वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट हो रहा है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई हम गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये गॉस लॉ जो है वो क्या बोलता है कि हमारे पास अगर ये सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तो ये, लेकिन ये गॉस लॉ क्या बोलता है हमको, हमारे पास मान लेते कि ऐसा कोई एनी क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस के अंदर इसमें हमने कोई चार्ज रख दिया, जिसको मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज बोल दिया। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से बाहर आ रही होगी, है ना, इस चार्ज से बाहर आ रही है। तो इस समय में हमको इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इन क्लोज सरफेस में, ठीक है, ये जो गॉस लॉ होता है वो ओनली एप्लीकेबल होता है किसमें, क्लोज सरफेस के लिए। तो इस केसेस में हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ का यूज होता है, ठीक है। इतनी सारी बातें। अब मैंने यहां स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है, देखो, द फ्लक्स थ्रू, इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्म समझा के फिर एक बार स्टेटमेंट समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां जो मेरे पास फ्लक्स है जो कि इनक्लोज के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं अल्सो, तो वो अल्सो इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड, ठीक है। क्यू नेट इनसाइड का मतलब क्या है, चार्ज इनसाइड इन अ क्लोज लूप, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है भैया, तो एप्सिलॉन नॉट ही है मेरे पास परमिटिविटी, ठीक है। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है हमारे पास, परमिटिविटी, ये क्या है, परमिटिविटी है। और किसके लिए परमिटिविटी है, इन वैक्यूम के लिए। अगर हम किसी मीडियम के लिए अगर कैलकुलेट कर ले तो सेम फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से इनक्लोज्ड इक्वल टू यहां से क्यू नेट इनसाइड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी इन मीडियम, कुछ इस तरीके से। तो वही बातें देखो एक बार, हमने वही स्टेटमेंट्स में लिखा है, द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। आई होप कि एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अब ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में यहां लिखा है, अब इसका हम प्रूफ मांगता है भैया, तो इसका प्रूफ हम देंगे। तो यहां तक आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। और मान के चलता हूं कि ये जो हमारे पास ये एनी ऐसा जो रैंडम शेप दिया है, हम एक स्फीयर लेके चलेंगे ताकि हमको स्फीयर लेके इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा प्रूफ करने के लिए। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका प्रूफ दिखाएंगे। सो देखो माय फ्रेंड्स, अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में ये वाला क्यों नहीं मिटाया है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा दिल आ गया है, इसके लिए उसको नहीं मिटाया है। सो देखो माय फ्रेंड्स, गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमारा जो गॉस लॉ का प्रूफ था वो क्या प्रूफ करना है हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज इक्वल टू, ऊपर क्या था मेरे पास, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला पोर्शन हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक स्फीयर है, जो कि ऐसा प्यारा सा एक स्फीयर है कुछ इस तरीके का। अभी सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन मान के चलो कि ये स्फीयर है। अब इसके अंदर ऐसे नंबर ऑफ क्या चार्जेस रखे हैं हमने, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बाहर आ रही है, इस तरीके से।
अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बहुत सारी बाहर आ रही है। हमने ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर निकल कर आती है। अब माय डियर फ्रेंड्स हमने ये तो मान लिया कि अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे नंबर ऑफ एरिया है ना, यहाँ छोटा सा एरिया इतना हो गया और यहाँ भी छोटा सा एरिया इतना हो गया, यहाँ भी छोटा सा एरिया इतना हो गया। हर एक पॉइंट पे हमको कुछ ना कुछ तो फ्लक्स मिल रहा होगा, लेकिन हम मान के चलेंगे हमारे पास यह छोटा सा जो यहाँ एरिया है तो इस पॉइंट के लिए निकालेंगे हम। अब हमको क्या करना है, इस सरफेस के लिए, इनक्लोज सरफेस के लिए, 3D सरफेस के लिए हमको क्या करना है, ये जो एरिया वेक्टर निकालना है। तो आल्सो एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में होगा। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर होगा और वो कैसा होगा, उस परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस को। ये क्या हो गया भैया, अभी यहां से देखो इस डायरेक्शन में, ये पहले तो हमारे पास ये जो रेड कलर से हमने दिखाया था वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन थी, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ क्या हमारे पास एरिया वेक्टर जो है वो इसको इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो मैं यहां बोलूंगा एरिया वेक्टर जो है मेरा वो ds वेक्टर है, ठीक है, इस छोटा सा एरिया। अच्छा, इस वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, इंटीग्रेट करके हम सारे को ऐड कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, अब इसके बाद हम यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले का। अब इस वाले फॉर्मूले का जैसे ही मैं यूज करूंगा तो मेरे पास वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, द फ्लक्स is given by the flux, ऐसा लिखेंगे, the flux for enclosed surface। तो इस पॉइंट पे छोटा सा जो फ्लक्स होगा मेरा d फाई, तो उसको मैं इक्वल बोल सकता हूं। अब यहां से देखो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मेरे को, E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। जरूरी नहीं कि हर बार इसके बीच, अब यहां से डॉट प्रोडक्ट में जैसे ही हटाऊंगा तो यहां cos थीटा आ जाएगा, और जरूरी नहीं कि हर बार जो थीटा होगा वो जीरो ही होगा, ठीक है। तो हम यहां मैंने बोला d फाई इक्वल टू, यहां से E मैग्नीट्यूड लिया ds cos थीटा। अब यहां से जो थीटा है मेरा, वो थीटा जो है मेरा वो क्या है, एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर ds, इसके बीच का एंगल है। अब यहां ध्यान से देख पा रहे होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब यहां मेरे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री कैसे हो सकता है भैया, 0 डिग्री, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू हम सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब मेरे पास d फाई इक्वल टू ये हो गया E ds। बोलो बढ़िया यहां तक। अब इस छोटे से पॉइंट के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया। ऐसे बहुत सारे यहां से छोटे एरिया को मिलाना होगा, तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है भैया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इस साइड में भी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, E ds, ओके। अब यहां हम एक काम करेंगे, इस इंटीग्रेशन ओवर हम इस क्लोज सरफेस के लिए निकाला है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा ऐसे गोलू बनाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्लोज सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। अभी हम सभी को पता है कि इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो कि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन ओवर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, और यहाँ कांस्टेंट c, अगर कोई लिमिट यहां नहीं रखी है तो इतना ही समझ लो कि पहले 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 d फाई का इंटीग्रेशन माय डिफरेंस 5 हो जाएगा, और ये क्लोज लूप के लिए इसलिए मैंने यहां छोटा सा क्लोज लिखा, इक्वल टू, मान के चलते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कांस्टेंट है, जिसको मैंने बाहर ले लिया, अगेन इंटीग्रेशन ओवर ds, और फॉर क्लोज लूप के लिए ds, ऐसा गोलू लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ds का अगेन इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्मूले के s आ जाएगा, तो यहां मैंने लिखा फाई क्लोज्ड इक्वल टू E इंटू s। अब यहाँ S क्या है, E क्या है, हम सभी को पता है, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका की फॉर्मूला होता है, पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां मैं लिखूंगा वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके। और यहां जो S है माय डिफरेंस, वो है मेरे पास S इज द एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्फीयर बोल सकता हूं क्या मैं इसको, एरिया ऑफ स्फीयर। अब यह हम बचपन में पढ़ते थे, एरिया वेक्टर का एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा माय डिफरेंस, वो होगा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। नहीं भी पढ़ा हो तो आप पढ़ लो, एरिया वेक्टर जो एरिया होगा हमारा स्फीयर के लिए वो क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर।
तो इन दो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब डायरेक्टली मैं इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और ये काम मैं थोड़ा सा ऊपर की 2 लाइन मिटा के करूंगा। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां तक हम पहुंच चुके थे। तो मैं यहां निकालना रहा था फ्लक्स जो कि इनक्लोज के लिए था, तो वो इक्वल आ गया था मेरे पास। वो इक्वल आ गया था, किसके इक्वल आ गया था? देखो जरा, यहां से E की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो यहां मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बोलो बढ़िया यहां तक। एंड अगेन S की वैल्यू जो है एरिया ऑफ स्फीयर, वो है मेरे पास 4 पाई R स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। जो भी बचा वही तो हमारा आंसर है। इन फ्लक्स इनक्लोज के लिए Q अपॉन, और ये Q इनसाइड द, ठीक है, इनसाइड क्यों क्या, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, नेट इनसाइड, है ना, एंड डिवाइडेड बाय, या जो नीचे डिनोमिनेटर में बचा है परमिटिविटी। और इसको अगर आप देख पा रहे होगे तो इससे उसकी शक्ल मिल रही है ना, फ्लक्स इक्वल टू Q नेट इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसकी जगह पर मैं एक बार ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। मैं इंटीग्रेशन लिखना चाहूंगा। अब यहां मैंने लिखा इंटीग्रेशन ओवर, यहां लिखा ई वेक्टर इनटू ds इक्वल टू Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी सही है भैया। अब इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी पुट किया जाएगा। तो इंटीग्रेशन इनक्लोज सरफेस, यहां लिखा ई ds cos थीटा इक्वल टू Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, गॉस लॉ ये वाला प्रूफ भी हो गया है। एंड इस तरीके से हमने इन डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। एंड इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना। एंड तब तक के लिए इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।